हेलो, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? मेरे सबसे बड़े होंगे। हमने दो चैप्टर कर लिए थे, दो चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए थे। पहला चैप्टर हमारा चैप्टर की अगर बात करें तो रियल नंबर में से वास्तविक संख्याओं में से था एचसीएफ और एलसीएम। आपका जो रेशनल और इरेशनल है, परिमेय और अपरिमेय में से और एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल तीसरे चैप्टर की अगर बात करें तो आपका वो चैप्टर का नाम हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख ले रहे हैं। जो भी रूल होंगे, इसके बाद सवालों को हम भाई कंटिन्यू करते हैं। और वैसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपकी विगत वर्षों में, जो पिछले वर्षों में ना आया हुआ हो। वही प्रश्न करवाएंगे जो आपके अनसोल्ड पेपर में जो भी आता है उसमें मिल जाएंगे। आपका मॉडल आता है उस मॉडल पेपर, उसमें भी मिल जाएंगे। कोई भी सवाल बाहर नहीं होगा मेरे हिसाब और बाकी जो अगर क्वेश्चन कोई अगर चेंज भी होके आता है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ से कराता हूँ उसमें से अभी अगर कोई चेंज होता है तो इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर आएगा, वरना नंबरिंग चेंज हो सकती है, उसकी संख्या जो डिजिट होते हैं वो चेंज हो सकता है। बाकी कंसेप्ट सबके यही होते हैं, सेम। दूसरा चैप्टर हमने कर लिया था जिसको बहुपद बोलते हैं, उसके भी क्वेश्चन कर लिए थे। उसमें इतने ही आएगा, और जो भी कॉन्सेप्ट बता रखा है उसमें जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, जो चीज़ हमने आपको बताई है उसमें। इसमें अगर हम बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की, तो पहले अगर बेसिक जानकारी अगर देखी है तो बेसिक जानकारी के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाएगा रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले, यहाँ मतलब एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। समझना ना मेरी बात? तो अगर देखा जाए रैखिक समीकरण, तो यहाँ पर बात आ जाती है चैप्टर में ही, रैखिक रैखिक किसको बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो जैसे हम आपसे बोल दें, हमने बता रखा था बहुपद में जिस बहुपद की घात या समीकरण, ऐसा भी बोल सकते हैं समीकरण, जिस समीकरण की घात अगर दो होगी उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। मैंने बहुपद, सॉरी, द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। और मैंने एक चीज और बताई थी कि उसमें कि जिस बहुपद या समीकरण की घात अगर एक होगी, इस तरीके से बहुपद में जिसकी पावर अगर एक होगी वो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसी तरीके से इसमें भी यही हो जाएगा, सॉरी, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जिस बहुपद की घात या समीकरण की घात अगर एक होगी वो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। जैसे हम बता दें आपको यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स प्लस का वाई बराबर 3 लिख दिया। तो देखो यहाँ पर, देखो दो चार संख्या है यहाँ पर, तो इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलेंगे। और यही बोला गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ पर लिख दें हम ए वाई, सॉरी, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो उसके लिए बस इतना ही जानना है कि जिस बहुपद की घात या जिस समीकरण की घात अगर एक होगी उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। सीधी सी बात है, ये है, रटना कुछ है नहीं। बस समझना है कि जिस बहुपद की घात या जिस समीकरण की घात एक होगी उसको रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर होंगे, एक्स वाई दे रखा होगा या वाई जेड दे रखा होगा, हो सकता है जेड और भी कोई अल्फाबेट दे दें। हालांकि मेरे हिसाब से एक्स वाई के अलावा आपको दूसरा कोई चर नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए, जैसे अगर बात करें तो रैखिक समीकरण पहले की अगर बात करें, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ए वन एक्स प्लस का बी वन वाई प्लस का सी वन बराबर कोई जीरो एक रैखिक समीकरण है। दूसरा समीकरण हमने माना है कि ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू बराबर जीरो, दूसरा रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर भी एक्स की घात एक है, वाई की घात यहाँ पर भी एक है। ये तो अचर नंबर हो ही जाएंगे। ए वन है, बी वन है, सी वन है, यहाँ पर कोई डिजिट या अचर नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसके रूप मिलेगा 5x प्लस का 3y प्लस का 4 बराबर जीरो, ऐसे करके दे सकते हैं वो। तो यहाँ पर ए वन की अगर बात करो, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर ये देखना होगा ए वन नॉट इक्वल टू जीरो, बी वन नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू, हाँ नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए वन का मान जीरो नहीं हो सकता, बी वन का मान जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर देखा जाए ए टू का मान जीरो नहीं हो सकता, बी टू का मान जीरो नहीं हो सकता। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सोचने वाली बात है। अगर इंटू में है ये सब ए टू एक्स, यहाँ पर भाई एकदम बराबर अगर जीरो हुआ तो ये जीरो हो जाएगा सब। जीरो एक ऐसी संख्या होती है जो किसी के साथ में अगर आ जाए वो अपने बराबर कर देता, खा कर देता, जीरो कर देता है। यह बात आपको भी पता है, मुझे तो पता है ही है। ए वन एक्स जैसे लिखा है, यहाँ पर इंटू में अगर जीरो अगर होगा तो जाहिर सी बात है ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने, भाई मेरे कहने का मतलब है कि ए वन का जो मान होगा वो जीरो तो हो ही नहीं सकता। और जीरो से बड़े कोई नंबर भी हो सकता है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, हो सकता है माइनस में भी हो जाए, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अब देखो, बोला है कि बी वन नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी वन का भी मान जीरो नहीं हो सकता, सी वन का तो मान जीरो हो सकता है। कई कई सवालों में मिल रहा है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो, यहाँ पर अगर देखो सी वन का मान अगर जीरो अगर होगा तो यहाँ पर कोई भी नंबर दे रखा, जैसे हमने दे दिया 5x प्लस का 3y और बराबर और प्लस में दे दिया जीरो, तो ये तरह की समीकरण हो जाएगा ना। दूसरे समीकरण से लेना देना है नहीं किसमें क्या मान दे रखा, पहले का तो पता है ना। यहाँ पर 5x प्लस का 3y और प्लस का जीरो, जीरो मान हुआ यहाँ पर, तो सी वन का तो मान जाहिर सी बात हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना
कि जो भी A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, इनके बराबर जीरो तो नहीं हो सकता। इतनी बात नोट करके ध्यान में रखें, जीरो नहीं हो सकता। और आपको मिला, ये खाली बताने के लिए जरूरी है, जीरो तो कहीं देंगे भी नहीं वहाँ पे। और देखो, इसी से देखो 2-3 पॉइंट क्लियर होके आते हैं। वो 3 पॉइंट क्या क्या क्लियर होके आते हैं? पहले हमने बोला, यदि पूछा जाएगा सवाल में, क्या पूछा जाएगा? यदि पूछा जाएगा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, मतलब कोई दो रेखाएं, जो रेखाएं होंगी, और जाहिर सी बात है, कोई अगर समीकरण बना होगा तो एक रेखा पर बना होगा, एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे, दूसरा भी एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे बना होगा, यहीं से तो निकल के आएगा समीकरण। तो एक ही बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर, प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, या फिर बोल सकते हैं इस स्थिति में, यहाँ पर मैं भूल गया लिखना, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। समझ रहे हैं ना? तो अगर इसमें अगर बोल दिया जाता है रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब भी आपका यही पॉइंट का यूज करेंगे। उसमें सवाल में अगर ये बोला जाता है अद्वितीय हल होगा, तो ये भी पॉइंट आ गया। यहाँ पर देखो, अगर नहीं करा मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी। तो कहने का मतलब है कि जो A1/A2 का जो मान होगा, जो भी होगा, वो B1/B2 के नॉट इक्वल के बराबर होगा, यानी बराबर नहीं होगा। दूसरे पॉइंट की अगर देखो, दूसरा पॉइंट आ जाता है, जिसमें सवाल में अगर बोल दिया जाता है आपको क्वेश्चन में कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं, या फिर बोल दिया जाएगा समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, या फिर ये वर्ड का यूज ना करके उन्होंने बोल दिया अनेकल होंगे, तो इसका मान क्या होगा? या समीकरण में कोई भी मान दे रखे होंगे, एक का मान पूछा जाएगा, बी का मान पूछा जाएगा अनेकल होंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A1/A2, यहाँ पर मैं दोबारा से इसको भी लिख दे रहा हूँ, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तो मेरा ये चीज पॉइंट बताने का यही मतलब रह जाता है कि A1/A2 का जो मान होगा वो इक्वल हो जाएगा B1/B2 के। और ऐसा भी नहीं, A1/A2 का मान देखो B1 और B2 के तो बराबर होगा ही, लेकिन A1 A2 का मान C1 और C2 के बराबर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में हर जगह पे इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाए, और ऐसा भी नहीं C1/C2 A1 A2 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। तो ये एक तीसरे से संबंधित है, यानी तीन भाई हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों भाइयों का बंटवारा अगर किया जाएगा, तो इसका भी हिस्सा बराबर है, इसका भी हिस्सा बराबर है, इसका भी हिस्सा बराबर। जब हिस्सा ही बराबर हुआ तो ना तो कोई बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। यहाँ पर एज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तीन भाई हैं, तीनों भाइयों के पास हिस्से अगर बराबर हैं तीनों के, तो ना कोई बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, तीनों इक्वल हुए। तो वही चीज कहने का मतलब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और B1/B2 बराबर भी होगा C1/C2 के। समझ रहे हैं ना? कोई अपना कोई भी नाम ले लो, सुरेंद्र रविंद्र के बराबर, रविंद्र राजेंद्र के बराबर है, ठीक है ना? तीनों भाई बराबर हैं, तीनों के मान भी यहाँ पर यही मेरे कहने का मतलब है, नाम को तुमसे याद नहीं करना ना भाई, तुम्हें ये याद रखो, यहाँ पर 1/2 आया तो यहाँ पर भी 1/2 होगा, यहाँ पर भी 1/2 या 0.5 होगा, क्योंकि 0.5 भी 1/2 ही तो हो जाता है। ये चीज हो गया। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, तो बोला गया कि रेखाएं समांतर हो सकती हैं और समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। अगर सवाल में पूछा जाएगा कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो ए का मान करो, या बी का मान करो, या सी का मान करो, या फिर बोला जाएगा कि के का मान करो, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अगर ऐसा ये लाइन अगर दे देते हैं, कौन सी लाइन? रेखाएं समांतर होने की, या फिर दे दें समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, तो मैं अपन भी लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर तो हो जाएगा B1/B2 के, और नॉट इक्वल C1/C2 के। तो इस बात का क्या हो जाएगा? इसमें दो भाई तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा भाई है तो बराबर नहीं है, वो दिल्ली रहता है, कमाता है, उसके पास सरकारी नौकरी भी है, तो ये तो बराबर होगा ही नहीं, उसका पैसे वाला होगा। तो ये मतलब आपस में ये दोनों लोग बराबर है, तीसरा बंदा पढ़ लिख गया वो बराबर नहीं है। तो A1/A2 का मान बराबर होगा B1/B2 के। इससे क्या पता चलता है? ना तो A1/A2 C1/C2 के बराबर होगा, और ना ही B1/B2 C1/C2 के बराबर होगा। ये दोनों आपस में यही बराबर होंगे एक दूसरे के, ये बराबर नहीं होगा। तो इसका बात का कहने का मतलब यही है, यहाँ पर थोड़ा मिट भी गया, लिख दे रहा हूँ B1। इसमें कंफ्यूजन में मत रहना कि हमने ये अलग अलग लिख दिया, बाकी मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा, बाकी दोनों का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये चीज़ों का पॉइंट जो आपको याद रखने होंगे। अगर तीनों पॉइंट आते तो मेरे हिसाब से कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और कोई भी सवाल आपका इससे बाहर नहीं जा सकता इस वाले चैप्टर में। तो इसको पहले नोट कर लो। मैं इसलिए क्वेश्चन को सोल्व कराने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, हालांकि ये तुमने पढ़ लिया होगा क्लासों में, अपने स्कूल में जो भी पढ़ा, जहाँ भी पढ़ रहे होगे। अगर ज़रूरत और इसकी जिसने नहीं पढ़ा उसको भी यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये 3 पॉइंट हैं यहाँ पर मैंने बताया, हालांकि इससे डिटेल में और भी बताया जा सकता है, लेकिन आप इतना ही रखो अभी तक। जब डिटेल में जब कोर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा हल करके बताया जाएगा। हालांकि बहुत है इतना कि 3 पॉइंट हैं, हमने 2 समीकरण माने थे, A1 x प्लस B1 बाई प्लस C1। यहाँ पर जो है एक चीज़ और बताने को रहेगी,
हो सकता है A1 का मान कुछ भी दे दें, 1 से लेकर 0 छोड़कर 1 से लेकर चाहे माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस वाली वैल्यू हो, लेकिन 0 नहीं होगा। B1 का मान कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़कर चाहे माइनस वाली चाहे प्लस वाली, और C1 का मान तो 0 भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से A2 का मान 0 नहीं होगा, बाकी माइनस की संख्या प्लस की संख्या वो भी हो सकती है। और B2 की अगर बात करें तो B2 का मान 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे माइनस वाली चाहे प्लस वाली, चाहे माइनस का 1 रखा हो चाहे माइनस का 2 रखा हो। और C2 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ भी नंबर 0 भी हो सकता है और भी नंबर। तो इस तीन इन सब पॉइंटों को पहले लिखो, इसके बाद अब हमने अपने सवालों पर चलते हैं, कैसे कैसे सवाल बनेंगे, ठीक है। बाकी लिखो फिर हम अब देखिए ये प्रश्न है, अब सब प्रश्नों को हल करेंगे। और ऐसा भी नहीं है ये प्रश्न आया नहीं हुआ, आपकी पिछली बार परीक्षा में आया हुआ 2024 का सवाल है, हो सकता है आपका पेपर कोड चेंज हो सकता है, बाकी सवाल आया हुआ है और अच्छा सवाल है। अभी हमने जो भी पॉइंट सीखे, रेखाएं समांतर होंगी कोई हल नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट सीखे, समांतर होंगी समपाती में प्रतिच्छेद करती होंगी, हल होगा अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, तीनों पॉइंट रखे, कोई हल नहीं होगा उसका भी रखा। अब देखो यहाँ पर हमें सवाल में समीकरण दे रखे हैं, हमें दे रखा है 2x प्लस का ay बराबर 1 एवं 3x माइनस के 5y बराबर 7, यानी कि दो समीकरण दे रखे हैं का कोई भी हल नहीं होगा। अभी हमने यहाँ पर चर्चा की थी, जो कंसेप्ट बताया था, कोई भी हल अगर नहीं होगा उसके लिए क्या चीज अप्रोच लगा सकते हैं। तो अगर कोई हल नहीं होगा है तो हम क्या करेंगे, तो हमें बताना है एक का मान बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, तो पहले सोल्व करने के लिए एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या होगा वो काम, जो भी समीकरण दे रखा है, जैसे दे रखा है 2x प्लस का ay बराबर 1, तो हम क्या करेंगे a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे या तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का जो मान होगा वो 2 होगा, और b1 का जो मान होगा, b1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से a हो जाएगा। और C1 के अगर मान की बात करें तो देखो बराबर में दे रखा है और C1 यहाँ पर प्लस में दे रखा है, तो ये मान इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस को, तो C1 का जो मान होगा किसका हो जाएगा, माइनस का होगा। इसी तरीके से अगेन दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण में दे रखा है 3x माइनस के 5y बराबर 7 दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे a2x प्लस का b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी भी तुलना कर देंगे हम। तुलना करने पर तो देखा जाएगा a2 का जो मान होगा वो 3 होगा, और b2 का जो मान होगा वो माइनस का 5 होगा, और c2 का जो मान होगा वो माइनस का 7 हो जाएगा, -1 की तरह यहाँ पर भी माइनस का क्या हो जाएगा 7। अब ये मत सोचना कि पहले वाले समीकरण को हमने पहले वाले समीकरण को a2 b2 से तुलना क्यों नहीं, क्योंकि पहला जो समीकरण होगा उसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 से स्टार्ट किया जाएगा। जाहिर सी बात है गिनतियों में अगर देखा जाए तो नंबर 10 तो नहीं आता, पहले पहले तो एक ही आता है ना, इसके बाद 2 आता है, इसी क्रम से चलते हैं, और जो लोग उल्टे होते हैं वो 10 से चलते होंगे। तो यहीं पर तो पहले 1 से स्टार्ट करें, तो पहले वाला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करें, a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान a हो गया, c1 का मान, हो सकता है ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है इस सवाल को सोल्व करने के लिए वो 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे, वो 2 नंबर का हो सकता है। तो आपको चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर को आपको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप ब्रह्मास्त्र चला दें जवाब के, या फिर सवाल ही ऐसा रटा हुआ आ जाए तो आपको टिक डायरेक्ट पता कर दें, उसके लिए भी वो अलग चीज हो जाएगी, डायरेक्ट टिक नहीं होगा। जो भी सवाल को अगर करना है उसको हमेशा सोल्व तो करना पड़ेगा तभी आंसर निकलेगा। तो चाहे आप, तो इसलिए मैं समझाने के लिए यहाँ पर इतना बता रहा हूँ, नहीं तो ये हो सकता है 1 नंबर का या ऑब्जेक्टिव में आपका वो मार्कशीट वाला क्वेश्चन हो जाए। अब देखो इतना हो गया, सारे मान पता हो गए a1 a2 b1 b2 के। अब एक काम करते, अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कोई भी हल नहीं होगा। अब कोई भी हल नहीं होगा तो हमने बताया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यदि कोई हल नहीं होगा, यदि कोई हल नहीं होगा तो हमें पता है कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल हो जाएगा c1 अपॉन c2। अभी हमने चर्चा करी थी इसकी, दो भाई आपस में बराबर होंगे और तीसरा भाई आपस में बराबर नहीं होगा। जब तीसरा बराबर नहीं होता इसकी हमें जरूरत क्या है, हमें 2 ही तो मान चाहिए, तो क्या करेंगे हम, a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2 के। सोचने वाली बात, 2 ये बराबर ही नहीं तो उसको हटा देते हैं, अपना जाओ कमाओ खाओ जाके, तो ये a1 अपॉन b2 ही तो बराबर होगा। अब देखो हमें जो भी मान पता है वो रख लेंगे, a1 की अगर बात करें तो ये 2 हो जाएगा, a2 की अगर मान की बात करें, सॉरी हाँ a2 का मान हो जाएगा आपका 3 बराबर, b1 की अगर बात करें तो b1 का मान देखो यहाँ पर a हो जाएगा, और b2 के जो मान की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5। अब देखो हमें a का ही तो मान निकालना था, यहाँ पर देखो अब हमें a प्राप्त हो गया तो अपना मान भी निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, a का मान निकालेंगे तो a का जो मान निकलेगा यहीं पर निकाल देता हूँ मैं, तो
ये हो जाएगा, ए का जब मान निकालें तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -5 × 2 / 3 तो है ही यहाँ पर। तो ए का जो मान होगा क्या हो जाएगा, -5 × 10/3। और यही सवाल के आंसर हो जाएगा, यानी ए का जो मान होगा -10/3 इस सवाल का ठीक ठीक आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था और आया हुआ भी सवाल था, तो कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। बाकी ठीक था, लेवल का सवाल था। अरे यार, ठीक है ना, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाओ। हाँ हाँ, ठीक। अब देखो, ये सवाल दे रखा है, उन्होंने सवाल दे रखा है x प्लस का 2y प्लस का 5 बराबर 0 एवं दूसरा समीकरण दे रखा है माइनस का 3x माइनस के 6y प्लस का 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अब देखो, अब ऐसा ऐसा तो है नहीं आपको आंसर डायरेक्ट पता हो कि हमें ये होगा इसका, ये टिक कर दें। जब तक सवाल आपको सोल्व नहीं करोगे तब तक तो समझ में तो आएगा नहीं हमें सवाल में कौन सा टिक करना है। समझ रहे हैं ना। दो, अब देखो, अब इस सवाल को टिक करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए मेथड कैसे होगा। अब ऐसा तो है नहीं तुम्हें ये आंसर में रट्टा होगा कि हमें यही टिक कर देंगे जाके। तो करते हैं इसको सोल्व। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए तुम भाई ये क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं, तभी तो पता लगेगा ना सोल्व करें। तो एक्स प्लस का 2y प्लस का 5 बराबर 0, तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो देखा जाए यहाँ पर, तो a1 का जो मान होगा वो यहाँ पर देखो, x में तो x तो ही a1 का मान एक ही तो माना जाएगा यहाँ पर। ये चीज़ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, b1 का मान 2 हो जाएगा और c1 का मान आपका 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो दूसरा समीकरण में दे रखा है क्या, माइनस का 3x माइनस का 6y और प्लस का 1 बराबर 0, ए दे रखा है, एक दे रखा है। बड़ोदरी, अजीब बात कर रहा है। मैं देख, अब देखो, तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे, a1x सॉरी a2x, एक मिनट, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर कर देंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें निकल के आएगा क्या, a2 का जो मान होगा वो माइनस का 3 होगा, b2 का जो मान होगा माइनस का 6 होगा और c2 का जो मान होगा प्लस का 1। ये ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। जब भी a1 a2 का जो मान रखेंगे वो आपको विद साइन रखना होगा। अगर माइनस का दे रखा तो a2 का मान माइनस का 3 आएगा, विद साइन उसको मान को रखना होगा। अब जैसे आगे के जिसपे कोई माइनस नहीं लगा तो हमेशा प्लस की होती संख्या। तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी का मान निकालेंगे आप वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन उसकी वैल्यू रखेंगे वहां पर, ये चीज ध्यान में रखना। हालांकि मैंने बताई नहीं। अब यहाँ से देखो, a1 अपॉन a2 का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, तो a1 का मान 1 है, 1 है, और a2 का मान इसका 3 है। ओके, कोई दिक्कत। यहाँ से अगर देखा जाए b1 अपॉन b2 का अगर मान निकालें तो b1 का जो मान क्या हो जाएगा, कलर है तो चेक कर ले रहा है, b का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर, 2 1 2 2 3 6, तो माइनस का 1/3 होगा। c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे तो c1 की अगर मान की बात करें, c1 का मान 5 होगा, c1 का मान 5 होगा, और c1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी c2 है यहाँ पर, c2 1 दे रखा क्या, हाँ 1 ही दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसका जो मान आ गया वो क्या, 5 आ गया। इसका मान इसका 1/3 आया और यहाँ पर भी मान इसकी 1/3 है। तो हमें हमें क्या कह सकते हैं, दो भाई तो बराबर आए और एक भाई बराबर नहीं आया। तो हमने क्या बता रखा, जब भी a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, और ना बराबर हो किसके, c1 अपॉन c2 के, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई कोई हल नहीं होगा। सोचने वाली बात है, दो भाई बराबर कर दिए, अगर पंचायत भी अगर किसी से कराएंगे, दो भाई तो तुमने बराबर कर दिए, एक को जायज से बेदखल कर दिया, तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। तो कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा कि दो दो तो तुमने बराबर इससे मार दिए लेकिन तीसरे भाई का भीख मांगे क्या आगे। तो वही चीज है यहाँ पर, तो ये संभव नहीं हो सकता। पंचायत यही तो करेगी, न्याय की कोई पंचायत अगर होती है तो गाँव में, या देखा होगा तुम लोगों ने, गाँव में जब पंचायत होती है
तो अगर बंटवारा जब होता है सभी भाइयों को बराबर बांटा जाता है, तो इसी तरीके से दो भाई तो बराबर कर दिए यहाँ पर, सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली, और तीसरा भाई बराबर नहीं हो रहा, सिंपल तरीके से समझो। तो कहने का यही मतलब है कि ये संभव ही नहीं हो सकता, कोई हल नहीं होगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहीं मिल रहा है जिसका कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, कोई हल, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन कट हो गया। क्या इसके दो हल आए, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा तो कुछ बोला नहीं, ऐसा तो हमने उसमें भी नहीं बताया अद्वितीय हल या दो हल। बताया अद्वितीय तो बताया, लेकिन अद्वितीय हो कहाँ रहा है यहाँ पर। अपर में मुझसे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे जब होगा जब तीनों भाई बराबर होंगे। तीनों भाई बराबर हो तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आ जाते हैं, बहुत सभी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें जब तीनों ऑप्शन नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें से कोई आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, कोई नहीं, कोई नहीं तो का कोई सी तो आंसर होगा, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। तो आपसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल था, आने वाला परीक्षा में सवाल था, इसको नोट करो, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। इसके बाद हम आगे सवाल पे बढ़ते हैं। चिकन अब देखिए इस सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या नहीं कह रहा है ये सवाल। अच्छा ये चीज ध्यान में रखें, मैं तो हालांकि ये क्वेश्चन तो सारे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, लेकिन ये भी जो भी सवाल है यहाँ पर, जो भी सवाल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं वीडियो खत्म होने के बाद वो चैनल का नाम बता के जाऊंगा, उस पर ये सारे के सारे सवाल विद पीडीएफ तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ तो करो, इनको कॉपी पे करो, हालांकि क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे, वहाँ पर एक पीडीएफ के तौर पे हैंड रिटन की तरफ से होंगे, वो हाथों से लिखे हुए वो मिल जाएंगे, मैं उसमें प्रोवाइड भी करा दूंगा, उसमें देख लेना, उनको भी हल करना हो। मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपका इससे बाहर कुछ भी कोई हो सकता है। नंबरिंग चेंज हो जाए वो बात अलग है, कुछ क्वेश्चन हूबहू भी उसमें मिल सकते हैं, और हूबहू मिलते हैं जब कोई आपकी बोर्ड की एग्जाम किताब बुक चला रखी है कोई संस्था ने, मतलब जो बोर्ड ने, आपकी भी बोर्ड ने, उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे तो हो सकता है हूबहू क्वेश्चन मिले। इन सवालों में थोड़े नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, त्रिकोणमिति में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो दे रखा उससे तो बाहर थोड़ी नहीं कर सकते, देंगे तो किताब से ही, तो हूबहू भी बिल्कुल मिलेंगे। तो ये सवाल देखो, समीकरणों का एक युग्म दे रखा, युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है समीकरणों का, एक्स माइनस के वाई बराबर 8 दे रखा है, और 3x माइनस के 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। इस सवाल को सोल्व करके डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं बेस बताऊँ, मैं डायरेक्ट दो करने का बता दूंगा तरीका। यहाँ से ही देखो सोल्व। अब देखो इस समीकरण एक्स माइनस के बाई बराबर 8, इसको कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो जाहिर सी बात है a1 का जो मान होगा वो 1 होगा, और b1 का जो मान होगा माइनस का 1 होगा, और c1 का मान होगा माइनस का 8 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि बराबर में 8 दे रखा, इधर लाएंगे माइनस का होगा, तो c1 मैंने बोला है कि जो भी वैल्यू रखते हैं वो विद साइन रखते हैं, तो माइनस का 8 हो जाएगा। अगला समीकरण तुम्हें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है 3x माइनस के 3y बराबर 16 दे रखा है, तो इसी को a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो a2 का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा, और b2 का जो मान होगा वो माइनस का 3 हो जाएगा, और c2 का जो मान होगा वो माइनस के 16 हो जाएगा। वही अप्रोच लगाते हैं यहाँ पर, कौन सी, a1 अपॉन a2 का जो मान होगा 1/3 हो जाएगा। क्या b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे यहाँ से, तो b1 का मान माइनस का 1 दे रखा, ये माइनस का 3 दे रखा, कट जाएगा तो 1/3 आ गया, सेम आ गया। इसी तरीके c1 अपॉन c2 का अगर मान निकालें यहाँ से, तो c1 का मान माइनस का 8 दे रखा, ये माइनस के 16 दे रखा, तो 1/2 होगा। अब देखो यहाँ पर देखो क्या, देखो चौक ले रहा हूँ थोड़ी मैं, ये वाली 1/3 ए का मान, यहाँ पर भी 1/3, लेकिन ये जो मान है वो बराबर नहीं आया, तो उसका आंसर किसके साथ जाना चाहिए, यहाँ पर a1 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, क्या कहता है कंसेप्ट हमारा, कंसेप्ट तो यही कहता है कि ये संभव ही नहीं है, दो भाई बराबर एक भाई बराबर नहीं है, दो भाई तो कर दिए बराबर, एक बराबर छोड़ दिया उसको उसके हाल पे, तो ये संभव ही नहीं सकता, हल ही नहीं होंगे। तो हल नहीं होंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन हमारा हमारा अनंत इन्फिनेटिव तो होगा नहीं, इसके अनेक हल तो होंगे नहीं, अनेक, केवल एक हल भी नहीं होगा, और दो तो होंगे ही क्या, फिर इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बहुत ही अच्छा सवाल था। इस सवाल को तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें ये लिख लीजिए अगर थोड़ा सा दिमाग है तो। कैसे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणांक x का 1 है तो a1 का मान 1 होगा। यहाँ पर a2 का मान 3 तो 1/3 तो आएगा ही आएगा। इसको छोड़ो। यहाँ पर माइनस का वाई, यहाँ पर माइनस का वाई, और जब भी माइनस माइनस अपॉन में आएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3, तो ये दो बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर 8 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, तो 8 दूनी 16 थी तो बराबर होगा ही नहीं, तो निकाल दो। डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे इसको, इतना ये भसड़ मचाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओ, थोड़ा सा दिमाग अगर थोड़ा सा जोर डालो। यहाँ पर गुणांक 1 दे रखा है, यहाँ पर गुणांक 3 दे रखा है एक्स का, तो 1/3 हो गया। ये तो a1/a2 का मान हो गया। यहाँ पर गुणांक 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, माइनस का 1 माइनस का 3 अपॉन में करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो ये तो बराबर हो गए। ये 16 है, ये 8 है, 8 दूनी 16 होगा, 1/2 आएगा तो ये तो बराबर होगा ही। 1/3 1/3 और 1/2 कैसे बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता है ना यहाँ पर। तो ये देखो, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतनी भसड़ मचाने की कोई जरूरत ही नहीं हमने किया। नोट करो फिर भी इस सवाल को, ऐसे सवाल बनते हैं परीक्षा में तुम्हारे। हालांकि वो जो ऑब्जेक्टिव नंबर में पूछा जाएगा इस सवाल 1 नंबर का, लेकिन फिर भी लिखो। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम क्या करें इसमें, कैसे होगा क्या नहीं होगा। लिखो इसको, बाकी आगे बढ़ते हैं फिर बाद में। लिख लिया तुमने? ये सारे सारे क्वेश्चन लिखते रहो, ये समझ आ गया तेरे? मारूंगा चपेट। अब देखिए इस सवाल को, क्या बोला गया सवाल में? उन्होंने बोला गया कि के के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस का वाई बराबर के स्क्वायर, ये बराबर है, ये ध्यान रखो ये चीज जो बराबर में है, बराबर एवं एक्स प्लस का के वाई बराबर 1 के अनेक या अनंत हल होंगे। अच्छा ठीक है, अनंत हल होंगे, एक हल होंगे, कंसेप्ट को याद करो। a1/a2 अनेक हल अगर हल होंगे सब लोग तो सारे के सारे बराबर होते हैं, तो वही चीज यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर तुम समीकरणों को यहाँ पर लिख लेते, सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करेंगे इसको। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, समीकरण को लिख रहे थे यहाँ पर के एक्स प्लस का वाई बराबर के स्क्वायर। इसका कंपेयर करते हैं हम किसका, a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर a1 का जो मान होगा वो k हो जाएगा, b1 का मान वो होगा आपका 1 होगा, क्योंकि y का यहाँ पर कोई गुणांक यहाँ पर कुछ एक के अलावा कोई दे नहीं रखा, तो k का मान 1, b1 का मान 1 हो जाएगा। और C1 का जो मान होगा माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बात माइनस की आपको भी पता है कि इधर आएगा माइनस का होगा, और गुणांक जो होता है उसको विद साइन रखते हैं। दूसरे समीकरण की अगर बात करें अगेन, तो दूसरा समीकरण में दे रखा है एक्स प्लस का के वाई बराबर 1 दे रखा है। बस यही चीज इसमें भी करनी है, a1x a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दें तुलना। यहाँ पर देखा जाए तो a2 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, क्योंकि x का गुणांक इधर रखा है। b2 का मान होगा k हो जाएगा, और c2 का मान होगा माइनस का 1 हो जाएगा। इतनी सी चीज है, कर दे रहे फॉलो हम। अगर यदि आगे अगेन यदि अनेक हल हैं, तब अनेक हल हैं या अनंत हैं, बात एक ही है, हल हैं तब क्या करेंगे, तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आपस में तीनों भाई बराबर होते हैं, अनेक अगर हल होंगे बस मान उठा के रख देंगे। जब मान उठा के रखेंगे तो वही निकल के आएगा। a1 का मान देखो यहाँ पर k दे रखा है, a2 की अगर मान की बात करें तो 1 दे रखा है, बराबर b1 की अगर बात करें b1 का मान 1 दे रखा है। यहाँ पर देखा जाए तो b2 का मान हमें k दे रखा है। बराबर में देखा जाए तो माइनस का c1 का मान माइनस का k स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पर c2 के अगर मान की बात करें तो माइनस का 1, c2 प्लस का 1 तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है माइनस का 1। 1 मिनट रुक जाना है, मैं पर देख ले रहा हूँ माइनस का है प्लस का है, बराबर माइनस का ही है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब चाहे अब यहाँ पर एक तो अब समझने वाली बात है थोड़ा सा, यहाँ पर ये चाहे आप इसको इनको पॉइंट को ले लो, क्योंकि आपस में बराबर है ना तीनों। तो अब हमने जब बोला अब बताया भी था उसमें कि चाहे ये बराबर हो इसके, चाहे ये बराबर हो इसके, तीनों जब आपस में बराबर तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, और ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके भी और ये इसके भी, मतलब तीनों आपस में बराबर। तो चाहे आप ये दोनों बराबर कर लो, चाहे आप ये दोनों बराबर कर लो, मान आपका सेम ही निकल गया। पहले हम दोनों को बराबर करके देख ले, ये चीज को इन दोनों को बराबर करेंगे, दो संबंध लेंगे ये वाले। तो देखो k/1 बराबर 1/k, के का मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, और के का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 कर दो या माइनस 1 कर दो, बात एक ही है। तो के का मान 1 यहाँ से भी। अब चाहे आप इन दोनों को ले सकते हैं, तो इसका लेंगे तो माइनस का 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मैं यहाँ पर लिख दे करके करता हूँ सोल्व करके, बराबर माइनस का के स्क्वायर और माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा,
वन का अगर वन में गुणा करें वन ही होगा, के इसके के क्यू हो जाएगा। अब चाहे वन का क्यू करो और चाहे वन की घात कितनी भी कर दो, आएगा तो वन ही है ना वो। तो के का मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ पर भी मान सेम, यहाँ पर भी मान। अब जरूरी नहीं आप इसको और इसको और इसको ले लो तब भी आंसर सेम आएगा, आप इसको और इसको ले लो तब भी मान, चाहे कोई सा भी मान ले लो आप, उसका मान का हमेशा बराबर आएगा। तो इस सवाल का अच्छा सवाल था, खूब ठीक ठाक सवाल था। इस सवाल को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना लड़के तुमने? ठीक है, लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करते जाएंगे, बाकी कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। बस इतना ही टाइम बचा है, थोड़ा बहुत ध्यान दे लो उस पर, बस बेड़ा पार हो जाएगा मेरे हिसाब से। करनी मेहनत है, 1-2 महीने मेहनत कर लो, काम हो जाएगा। लाइटिंग की थोड़ी कमी है ना, बोर्ड पे लिख रहे हैं, डिजिटल बोर्ड कहाँ से लाए, महंगा आता है। कर लिया ना, लिख लिया, उसको बंद कर लो। रुको मैं नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, गधे हो तुम, घोड़े हो, गधे हो, घोड़े हो या गधे हो? कोई भी हो। देखो ये और सवाल थोड़ा हटके है, कर ले रहे बाकी, आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कंसेप्ट है। देखो क्या बोला, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, वही कंजम लगाएंगे, पहले हम A1 A2 के मान आते निकाल ले रहे, सॉल्व करते हैं। समीकरण देखो, 3x प्लस का y बराबर 1, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तो वही बात है, A1 का जो मान होगा 3 होगा, B1 का जो मान होगा वो 1 होगा, और C1 का जो मान होगा वो माइनस का 1 होगा, ठीक है ना। और कोई तो क्यों गुणांक 3, हाँ भी ठीक, भी माइनस हो जाएगा इधर। दूसरे समीकरण की अगर बात करें, दूसरा समीकरण में दे रखा है क्या, 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस का 1 इंटू बाई बराबर में 2k प्लस का 1। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो A2 का जो मान होगा वो हो जाएगा 2k माइनस का 1, कोई दिक्कत। B1 का जो सॉरी B2 का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका k माइनस का 1, और C2 का जो मान होगा वो हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा 2k प्लस का 1, ठीक है ना, यही होगा, यही होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखो, अब ये इतने होने के बाद अब देखो हमें दे रखा है, कोई अगर हल नहीं है, कोई अगर हल नहीं है तो क्या करेंगे, कोई हल नहीं है तब क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 के, वही चीज दोहराएंगे यहाँ पर, जो जो बोला जाए भाई भैया वैसा ही वैसा करते जाएंगे अपन लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं हमें। मार्क दे, अब देखो जब ये बराबर नहीं है ना इनके, जब ये बराबर नहीं है तो हम दो ही मान लेने की जरूरत है, हम लिख सकते हैं तब A1 अपॉन, यही संबंध लेंगे, B1 अपॉन B2। A1 की अगर बात करें तो A1 का मान 3 हो जाएगा, A2 के अगर मान की बात करें तो 2k माइनस का 1 हो जाएगा बराबर, B1 के मान की बात करें तो आपका 1 हो जाएगा, B2 के मान की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, k माइनस का, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अपना ठीक बैठ जाएगा, तो 3k माइनस का 3 होगा, ये 2k माइनस का 1 हो जाएगा, 2k को उधर लेके आ रहे, 3 को हम उधर लेके जा रहे हैं, ये वाली चीज को हम इधर लेके आ रहे, तो 3k माइनस का 2k होगा, प्लस वाला इधर आएगा, पक्षांतरों के माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 1 और इधर जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, k बचेगा, और 3 में से अगर एक को माइनस कर देंगे क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा, यही क्या हो जाएगा आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, मैं सोच रहा था बड़ा था, कुछ नहीं, थोड़ा समझने वाला सवाल था, मान रखने तो बाकी आपका आंसर ठीक बैठ गया है, इसको इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबले लिख ले, लिख ले बिहारी, बिहारी लिख ले बिहारी, बिहारी बिहारी बिहारी, 4 5 4 कहाँ पे लिख दिया है, गधे घोड़े गधे घोड़े,
अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बताना भूल गया, जैसे मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, पहले शुरुआत में मैंने नहीं बताया होगा। कभी कभी सवाल में पूछ लेते हैं कि ये जो समीकरण के युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे, वो चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। मैंने हालांकि शुरुआत में नहीं बताया था, थोड़ा माई मिस्टेक, थोड़ा भूल गया था मैं, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि उन पॉइंटों को, जैसे कभी कभी बोल दिया जाएगा कि समीकरण दे रखे हैं उनको, कभी बोल दिया जाएगा कि उनके युग्म संगत होंगे, समीकरणों के युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी इस फॉर्म में आंसर होगा आपका और पूछा जाएगा सवाल में संगत है या युग्म असंगत है समीकरणों का युग्म, तो अब ऐसा अगर लिखा हुआ यहाँ पर देखना, a1/a2 लिखा हो बराबर b1/b2 लिखा हो और नॉट इक्वल लिखा हो c1/c2 को, तो इस चीज को हम असंगत बोलेंगे, संगत नहीं बोलेंगे। बाकी जो दो मान होंगे संगत में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा नोट कर लेना, उस पहले वाले पेज पे अगर लिखा हो, नोट्स अगर आपने बना रहे हो तो इसको हम असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। और बाकी जो दो मान होंगे, अनेक हल वाला और को अद्वितीय हल वाले, तो उनमें ये ध्यान रखना, उसको दोनों को संगत बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे एक सवाल में लगवा भी दे रहा हूँ कि अगर दो मान बराबर आ गए, तीसरा मान बराबर है, तो असंगत भी बोल सकते हैं, लगवाने की जरूरत है नहीं फिलहाल यहाँ पर। आप ध्यान रखना, इस वाली फॉर्म में अगर आएगा तो वो असंगत हो जाएगा और बाकी जो मान है वो कैसे हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। इसी दिमाग में डाल के रखिए, ठीक है। और डेफिनेटली असंगत वाला अगर पूछा जाएगा तो यही किसका हो जाएगा? असंगत का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ये चीज थोड़ा नोट कर लेना, वैसे मैंने बताना भूल गया, माई मिस्टेक, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, है भाई जो चीज। ध्यान से देखो इस सवाल को, ध्यान से देखो इस सवाल को, ठीक है प्यारी। देखो इस सवाल को देखो, अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा हो जाए ये सवाल, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये सवाल, कम से कम आपका पूछा जाएगा तो लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सवाल। देखो इसको, ए और बी के मान निकालने हैं और उसमें बोल भी रखा है युग्म के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो सारे बराबर होंगे। तो एक काम करते हैं, शुरुआत से ही क्या कर सकते हैं, सोल्व डायरेक्ट है इसको, डायरेक्ट नहीं। इस समीकरण को देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 का जो मान होगा वहां पर 2 होगा और b1 का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा और c1 का जो मान होगा वो -7 होगा। कोई दिक्कत? फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो a2 का मान जो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करो। a2 का जो मान होगा वो a माइनस का बी होगा पूरा का पूरा, b2 का जो मान होगा वो a प्लस बी होगा और c2 का जो मान होगा वो माइनस का हो जाएगा 3a प्लस बी और माइनस का 2। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अनेक हल होंगे, क्या होंगे? अनेक हल होंगे तब, जब अनेक हल होंगे तो क्या यूज होता है? यूज होता है a1/a2 b1/b2 और c1 इसी चीज का यूज करते हैं हम लोग। अनेक हल होंगे तो चारों आपस में तीनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। a1 का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा, a2 का मान a माइनस का भी होगा बराबर, b1 का जो मान होगा कहाँ गया? 3 हो जाएगा, b2 का मान होगा a प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत। c1 का जो मान होगा वो -7 होगा, ये c2 का जो मान होगा माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2 होगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, ये चीज आपको पता है। अब ये तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ए बी के मान का, तो पहले इनको इनको बराबर कर लो, इनको इनको बराबर कर ले, बात कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको इसको ले लें, इसको इसको ले लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं पहले। इसको हल करें तो इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2a प्लस का 2b बराबर होगा 3a माइनस का 3b। कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, इधर कर लेते हैं। अब देखो 2a को उधर लेके आ रहे, 3b को इधर लेके आ रहे, देखो 2a उधर जाएगा तो 3a माइनस का 2a होगा और 3b इधर आएगा तो 2b प्लस का तो है ही और ये प्लस का 3b हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो a का जो मान यहाँ से यहीं से निकल आएंगे मेरे हिसाब से, कोई भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक का में से तो यहाँ पर a बचेगा और 3 2 कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर a और b अगर यहाँ पर लाएंगे यहाँ पर तो 5 होगा और a का यहाँ पर गुणांक एक मान लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो a का मान अगर देखा जाएगा तो 5 हो जाएगा और b का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा और ये इस सवाल के क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। बहुत ईजी सवाल, आप जरूरी नहीं आप इनको, अब इसको इसको ले लेंगे तब भी आंसर सेम निकल के आएगा,
उसको भी मैं करके यहाँ पर दिखा दूंगा। क्या आ पाएगा इतना? ए का मान 5 होगा, बी का मान 1 होगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। चेक कर ले रहे, क्या दिक्कत है, इस वाले को चेक कर ले रहे। अब इस चीज़ को देखो, जो ए और बी के मान हमने निकाल लिए यहाँ पर, अगर देखा जाए तो हमने क्या निकाले, ए और बी के मान यहाँ से निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर एक सोचने वाली बात, अब इस चीज़ को जब हमने ए और बी के मान यहाँ से निकाल लिए तो आप इस समीकरण को संतुष्ट भी कर सकते हैं। अब देखो ए बी का आप चाहे देखो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ए का मान 5 रखो, बी का मान 1 रखो, तो एक दूसरे को संतुष्ट भी कर सकते हैं। जैसे चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ए और बी के मान क्या ठीक निकले हमारे, उसको चेक भी करते हैं। ए माना कि बी बराबर 3 ए प्लस का बी दे रखा है। ए का मान हमने 5 निकाला यहाँ पर, जाहिर सी बात है 5 निकाला। बी का मान 1 निकाला, बराबर 3 तो दे रखा है इन्होंने। ए का मान 5 निकाला हमने, बी का मान 1 निकाला। 2 यहाँ पर देखो दिया गया, तो 2 बटे यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा, 4 बचे, बराबर 3/6 हो जाएगा ये। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब जो है 1/2 बराबर 1/2 दोनों के बराबर अगर आ रहा है तो अपना सीधा एक दिमाग लग जाएगा क्या, कि ये दो हमने मान निकाले हैं ए और बी के, बिल्कुल एकदम ठीक निकले हैं। ए का मान 5 होगा, बी का मान 1 होगा। इस चीज़ में कन्फ्यूजन में मत रहना इस सवाल में। यहाँ पर गुणांक एक माना जाएगा, ए का मान सामने वाला होता है, बी का मान सामने वाला। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। जब भी ऐसा कुछ दिख जाए, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा मैं हूँ 3a बराबर 5b अगर लिखा है, जब भी ऐसा लिखा हो तो ध्यान रखें ए का मान जो होगा वो बी के साथ गुणे में होगा, उसका वो हो जाएगा, और जो बी का जो मान होगा वो सामने जो ए के गुणे में रखा है, गुणांक में रखा है, वो हो जाएगा। कहने का मतलब ए का मान सामने वाला होगा और बी का मान ये यहाँ पे सामने वाला। इसी चीज़ कभी भी लिखी हो तो आमने सामने के मान उनके हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इस सवाल को लिखो, फिर आगे सवालों को भी हम देखते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा करते हैं इसमें इतना ही देखते हैं। बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमने निकाल के रखे हैं, जो भी हमने जहाँ से सर्च करके लेके आ पाया हूँ, तो वो सवाल और बचे हैं। तो कम से कम 2 वीडियो मान लो, मतलब एक हो गया, एक अगला और हो गया, उसमें कम से कम 20 से 25 सवाल और कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा इस चैप्टर से। कुछ नहीं करना, बाहर पढ़ना है इसका। इतना तब तक रिवाइज करके और जो जो हमने बताया वो चीज़ करके। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें बताई थी, ये हाँ ये संगत हो जाएगा, ये तीनों मान बराबर तो ये संगत होगा, ये नाटुक्कल हो जाएगा। अगर 2 भाई बराबर 1 बराबर नहीं तो ये असंगत हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, ऐसा सवाल बन सकता है। हालांकि अगर बनेगा तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल कहने का मतलब थोड़ा उनका चेंज हो जाएगा। अगर नाटुक्कल हो तो असंगत भी हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, अद्वितीय हल है, तो वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इस सवाल को नोट करें। क्लास अगर अच्छी है तो उसको लाइक जरूर करें एक बार, ठीक है। बाकी ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दो ठीक बा।